आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे महत्वपूर्ण सेशन में जो आपकी तैयारी को चयन तक ले जाएगा, सफलता तक ले जाएगा। आप सभी के मन में भ्रम बहुत सारे हैं, सभी आपको कहते हैं पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई भी आपको तरीका नहीं बताता है। तो आज का सेशन यहां पर किसी विषय के बारे में चर्चा नहीं होने वाली है, यहां पर हम किसी किताब के बारे में चर्चा करने वाले नहीं है, यहां पर हम किसी नोट्स के बारे में चर्चा करने वाले नहीं है, बल्कि हम उस मूलभूत सोच पर बात करने वाले हैं जो आईएएस या पीसीएस जैसे बड़े कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आपके चयन और असफलता के अंतर को कम कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे असफल हो जाते हैं ना, उसके पीछे का कारण है आप ये काम नहीं करते हैं। यदि आपने मेरा वर्कशॉप सेशन देखा है, उसके बाद सिलेबस रिसर्च देखा है, उसका अगला चरण है पीवाईक्यू रिसर्च। जिन्होंने भी वर्कशॉप सेशन नहीं देखा जरूर देखिए, सिलेबस रिसर्च नहीं देखा जरूर देखिए। आप सभी का स्वागत है पीवाईक्यू रिसर्च के सेशन पे। आपको यह सेशन जरूर देखना चाहिए, मैं लिख के दे रहा हूं। पीवाईक्यू सब पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे ग्रंथ बन गए अब पीवाईक्यू पे, ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं। ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपका सिलेक्शन पढ़ाई करने भर से नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा परीक्षा के स्तर में जाके पढ़ाई करने से, और परीक्षा का स्तर पता चलेगा पीवाईक्यू से, यानी पीवाईक्यू रिसर्च करने से। तो आखिरकार पीवाईक्यू रिसर्च होता क्या है, इस पे बहुत जरूरी था एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सही वैज्ञानिक और चयन उन्मुख अध्ययन जो है आप सभी का प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले एक सीधा और बहुत ही ईमानदार सवाल है मेरा आप सभी से, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों छात्र एक ही किताबें पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, सब किताबें पढ़ रहे हैं, सब कोचिंग कर रहे हैं, सब नोट्स बना रहे हैं, फिर भी चयन कुछ गिने चुने बच्चों का ही होता है? क्यों होता है? इसका बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक आंसर है, क्योंकि किताबें तो सब एक जैसी ही पढ़ रहे हैं, नोट्स सब एक जैसी बना रहे हैं, कोचिंग भी एक जैसी ही कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा पास करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, सिलेबस और पीवाईक्यू रिसर्च, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। आप ये बात मान के चलिए। इसलिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, सबसे प्रमाणित तरीका है पीवाईक्यू रिसर्च, जो आपको सिखा रहा हूं। आपको मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा बैच के अंतर्गत, लेकिन यह काम आपको समानांतर करते रहना है। आप जो पीवाईक्यू रिसर्च करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो पीवाईक्यू खरीद लीजिए। आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, अपने एग्जाम का प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का पीवाईक्यू चाहिए मुझे, और मैं दोनों का ही रिसर्च करके आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में पीवाईक्यू रिसर्च कैसे किया जाता है और इसका क्या तरीका होता है। देखिए, मैं आप सभी को पढ़ाता हूं आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, मैं जीएस की क्लास लेता हूं, आप सभी की डिटेल में पढ़ाता हूं। हर एक सब्जेक्ट का मेरे पास एक रिसर्च है। मुझे पता है कि आपके एग्जाम में जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, उस सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट की क्या अहमियत है, क्या स्तर है। ये प्रॉपर एक रिसर्च पेपर है, ठीक है। हर एक एग्जाम का अलग अलग है मेरे पास। आईएएस का अलग है, यूपीपीसीएस का अलग है, बीपीएससी का अलग है, एमपी का अलग है, झारखंड का अलग है, राजस्थान का अलग है। जितने भी पढ़ाता हूं मैं, उत्तराखंड का अलग है, सबके रिसर्च करता हूं, आरओ यारो का अलग है, सबका। बिना रिसर्च के कोई भी शिक्षक भी यदि पढ़ा रहा है तो वो भी गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो एक सिलेबस रिसर्च और उसके बाद पीवाईक्यू रिसर्च। देखो, पीवाईक्यू को बहुत सारे लोग कहते हैं पुराने क्वेश्चन है। मेरा मानना है पीवाईक्यू पुराने क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू वास्तव में परीक्षा की भाषा, क्या लैंग्वेज वहां पर आयोग किस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है, क्या सोच है आयोग की, और क्या प्रायोरिटीज है, क्या प्राथमिकता है, कोर एरिया क्या है, कहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। हर पूछा गया प्रश्न यह बताता है कि आयोग क्या जानना चाहता है, आयोग किस स्तर का जानना चाहता है, आयोग किस लेवल के क्वेश्चन बनाता है। क्योंकि एग्जाम हॉल पे जाके करना क्या है, आपको पेपर ही देना है, तो क्यों ना आयोग के पूछे गए प्रश्नों को हम लेके चलें। पीवाईक्यू मतलब आयोग ने अभी तक जितने भी पेपर बना ले, कम से कम 10 साल का पीवाईक्यू आपने एनालिसिस किया ही होना चाहिए। बहुत पुराना करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बुक्स ऐसी आती हैं जिनमें 1990 से 1992 93 से, वो कंटेंट आपका अब जरूरी नहीं है, पैटर्न बदल चुका। नहीं तो आप पुराने कंटेंट को ज्यादा पढ़ लोगे। आप खुद सोचो ना, किसी बुक में 1990 से अब तक का पीवाईक्यू दिया गया है, पता चला पुराना पैटर्न पढ़ गए, लेटेस्ट पढ़ा ही नहीं, है ना। बच्चों की ऊर्जा गलत डायरेक्शन में चलेगी। तो आप पिछले 10 साल का पीवाईक्यू लीजिए। आज आप जिस साल एग्जाम दे रहे हैं, 10 साल का, 12 साल का पीवाईक्यू, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 साल, मैक्सिमम 15 साल, इससे ज्यादा पुराना मत जाइएगा।
तो मेरा आप सभी से पहला आग्रह है कि पीवाईक्यू बहुत पुराना नहीं पढ़ना चाहिए, उससे पैटर्न में थोड़ा सा गड़बड़ होती है। ठीक है, वहां पता चला पहले पैटर्न फैक्चुअल चल रहा था। अब सोचो ना यूपीएससी का पैटर्न 90 के दशक का क्या रहा होगा, सन 2000 का दशक क्या चल रहा है, अभी का वर्तमान बड़ा चेंज हो चुका है। 2018 के बाद तो बहुत बड़ा चेंज आया है, हर साल बदलता है, 2023 से बड़ा चेंज आया है। तो ये चेंजेस चलते रहते हैं वर्तमान में, तो वो ऐसे ही पीसीएस के साथ भी है। तो बहुत पुराना मत पढ़ना, पीवाईक्यू 10 साल 15 साल पुराना बस बहुत, ऐसी ही किताब लीजिए जो बहुत पुरानी ना हो, है ना। तो पीवाईक्यू में परीक्षा की भाषा, परीक्षा की सोच, प्राथमिकताएं, इन सब का एक आधिकारिक दस्तावेज है। ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। हमें पीवाईक्यू ना तो रटना है, ना तो हल करके छोड़ देना है, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एक दिन में 100 पीवाईक्यू कर लो, 200 पीवाईक्यू कर लो। जो तरीका बताऊंगा बस उस हिसाब से करो। हो सकता है किसी दिन 10 ही कर पाओ, किसी दिन 5 ही कर पाओ। समानांतर करते जाना है, बस इसको कंटिन्यूअस करते जाना है, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है ताकि आपका तरीका सही रहे, ठीक है। हम में से मतलब आप समझिए कि एक रिसर्च टूल की तरह काम करना है। इसका नाम ही रखा है पीवाईक्यू रिसर्च, तो एक रिसर्च टूल की तरह काम करना है और हमारी पूरी तैयारी का डायरेक्शन ही सही हो जाएगा। तो अल्टीमेट इस सेशन का जो उद्देश्य है, मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं सही डायरेक्शन में पढ़ाना चाहता हूं। मैं तो आपके कंटेंट को कम करना चाहता हूं। अब देखो मेरे रिसर्च पेपर में बता दूं, यदि आप देखोगे तो ये जितने भी रिसर्च मैं करता हूं पीवाईक्यू का, आप जैसे देखो हिस्ट्री का रिसर्च पेपर है, मुझे पता है कि एंशिएंट से क्या पूछेगा, मेडिवल से क्या पूछेगा, मॉडर्न से क्या पूछेगा, आर्ट एंड कल्चर से क्या पूछेगा, वर्ल्ड से क्या पूछेगा, इंडियन पोस्ट से क्या पूछेगा। इनमें बस इतने से काम हो गया। ऐसे ही ये इंडियन सोसाइटी का रिसर्च पेपर है, ऐसे ही ये ज्योग्राफी का रिसर्च पेपर है। पहली प्राथमिकता हमें इसको पढ़ने में देना है ताकि कोर एरिया हमारे क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है। तो कोर एरिया पे ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू को हम एक एज अ रिसर्च टूल काम करेंगे। पीवाईक्यू हमारी पूरी तैयारी को डायरेक्शंस देगा। तो अल्टीमेट आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पीवाईक्यू देखकर कैसे तय किया जाए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा सकता है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। किस प्रकार की तैयारी वास्तव में सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी कहलाती है। अब एक चीज समझिएगा, ये तो सच्चाई है कि हर साल बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं, है ना, लेकिन उनकी तैयारी बिखरी हुई होती है। वे सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि परीक्षा में क्या काम आएगा, क्या काम नहीं आएगा। पीवाईक्यू रिसर्च से यह भ्रम समाप्त हो जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेलेक्टेड पढ़ने की जरूरत है ना। क्लास में भी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो सब सेलेक्टेड पढ़ाया जाएगा, रिसर्च बेस्ड पढ़ाया जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगा। तैयारी को फोकस्ड करना है, लिमिटेड करना है, प्रोडक्टिव करना है ताकि वास्ट सिलेबस को कम किया जा सके ना। तो सबसे पहला काम यदि पीवाईक्यू पे स्मार्टली वर्क कर लिया आपने तो आपका सिलेबस जो है छोटा हो जाएगा, आपको छोटा लगने लग जाएगा, ठीक है। फोकस्ड, लिमिटेड, प्रोडक्टिव, ये तीनों बातें ही आपके सिलेक्शन की कुंजी है, ये मान लीजिए। पीवाईक्यू को हम किस अप्रोच से देखेंगे, पहला प्रीलिम्स के संदर्भ में जहां पीवाईक्यू हमें ट्रैप नहीं बनना पीवाईक्यू के, वो हमें समझाता है। दूसरा मेंस के संदर्भ में, मेंस के पीवाईक्यू भी देखेंगे, प्री के भी देखेंगे, मेंस के भी देखेंगे। और फ्यूचर स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, पीवाईक्यू हमें आने वाले प्रश्नों की डायरेक्शन देगा, हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस डायरेक्शन पे काम करना है। तो मैं केवल आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि ये जो सेशन है इसको एक लेक्चर की तरह नहीं लेना, एक टर्निंग पॉइंट है, एक मोटिवेशनल सेशन की तरह नहीं लेना। ये टर्निंग पॉइंट है, ये स्ट्रेटजी सेशन है, ठीक है। अगर आज आपने समझ लिया कि पीवाईक्यू को कैसे पढ़ना है, कैसे तोड़ना है, तो अपनी तैयारी से जोड़ना, यकीन मानिए आपकी मेहनत की दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलते ही आपके परिणाम बदलते रहेंगे। जिनके 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट खराब हो चुके हैं, आप आज मेरे डायरेक्शन से पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो किताबें बहुत हैं, समय लेकिन सीमित है। प्रतियोगिता धीरे धीरे, अब देख रहे हैं प्रतियोगिता का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में वही छात्र आगे बढ़ पाएगा जो परीक्षा के स्तर को समझेगा, परीक्षा की लैंग्वेज को समझेगा, और पीवाईक्यू से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पीवाईक्यू रिसर्च का मतलब है पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल कर लेना, बस यहां तक नहीं खड़े रहना। बच्चे क्या कहते हैं, पीवाईक्यू का मतलब पिछले साल के क्वेश्चन हल कर लिया, याद कर लिया, रट लिया, फैक्ट पढ़ लिए। एक वैज्ञानिक अध्ययन, एक साइंटिफिक अप्रोच, ठीक है, जिसके माध्यम से परीक्षा के पैटर्न, प्राथमिकताएं और सोच को हम समझ सके, ठीक है, प्रासंगिक विश्लेषण कर सकें, समसामयिक समझ विकसित कर सकें। तो पीवाईक्यू रिसर्च एक तरीके से नींव का काम कर रहा हूं। पहले देखिए, आपने देखा वर्कशॉप सेशन लिया, फिर सिलेबस आपको डिस्कस किया, अब आपके साथ पीवाईक्यू पे मैं काम करवा रहा हूं, तो मैं आपकी फाउंडेशन सही कर रहा हूं।
पीवाईक्यू ये तय करता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तैयारी अनावश्यक बोझ ना बने आप लोगों के लिए, नहीं कुछ समय बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर छोड़ दोगे। स्पष्ट होता है कि सिलेबस के कौन कौन हिस्से बार बार पूछे जाते हैं, किन हिस्सों को केवल सपोर्टिंग रोल में पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू रिसर्च अभ्यर्थी को एग्जाम ओरिएंटेड थिंकिंग प्रोसेस में ले जाता है, बुक ओरिएंटेड स्टडी मॉडल उसका डेवलप होता है। तो पीवाईक्यू रिसर्च की सही समयावधि और सीमा, ठीक है, आइडियल रूप से 10 से 15 साल के पीवाईक्यू ही बनाने चाहिए। कोई भी बच्चा इससे पुराने पीवाईक्यू ना बनाए, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं, वो बेकार हो चुके होते हैं, आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन पे जा रही होती है। 10 साल या 15 साल, ज्यादा मन कर रहा है 15 साल पुराने चलिए। आज जिस साल एग्जाम दे रहे हो अभी से 10 साल पुराने पीवाईक्यू या 15 साल, कोई 1990 के पीवाईक्यू लेके नहीं बैठेगा। 93 वो ऐसी किताबें हटा दो जिन किताबों में 90 और 93 के पीवाईक्यू दिए गए, कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। तो आपको अपने एग्जाम के पहले तो पीवाईक्यू खरीद के लाना है, प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग, सब मिलते हैं मार्केट में, और आपको लेटेस्ट देखने 10 से 15 साल के पीवाईक्यू, ठीक है। चलिए अब पीवाईक्यू का सबसे बड़ी चीज, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको करेंगे कैसे। पहले प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग पीवाईक्यू हैं, मेंस में चूंकि रिटन में बहुत सारे एग्जाम हैं और आपके जो है प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो अब आपको करना कैसे, मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। ऐसे ही आप जब भी कोई भी पीवाईक्यू देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपने पीवाईक्यू ओपन किया, एक क्वेश्चन ही होगा, पीवाईक्यू का मतलब है क्वेश्चन, ठीक है। बुक आपने ली, बुक में देखो, बुक में डिस्क्रिप्शन के ज्यादा चक्कर में पढ़ना मत, वो तो सामान्य बातें लिखी हुई हैं, जो भी ऑप्शन है उसी के बारे में लिख दिया। मान लो ये क्वेश्चन है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप पहले विषय पता करिए किस सब्जेक्ट का है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, विषय पता करना है आपको। सबसे पहला काम करना है आपको विषय पता करना है, किस विषय का है। ये तो स्पष्ट है कि इतिहास का है। इतिहास में कहां से है, आधुनिक भारत के इतिहास से, स्वतंत्रता संघर्ष वाले टॉपिक से है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। विषय आपका है स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। विषय क्लियर है, स्वतंत्रता संघर्ष क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, हाँ कोई समस्या तो नहीं है किसी को, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही आपको विषय क्लियर हुआ, इसके बाद पता करिए टॉपिक कौन सा है इसका। टॉपिक अभी हल नहीं करना है कुछ भी, टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या है इसका। अब चूंकि असहयोग कार्यक्रम के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो इसका टॉपिक क्या हो सकता है, गांधी जी के आंदोलन, आंदोलन एवं उनसे जुड़े कार्यक्रम, जुड़े कार्यक्रम, ये तो आपका टॉपिक हो सकता है। महात्मा गांधी वाले टॉपिक पे इसको डाल सकते हैं, क्योंकि असहयोग कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। देखिए समझिए क्या क्या चीजें यहां पे देखनी। नंबर एक, पहले सब्जेक्ट क्लियर करना है, कौन से सब्जेक्ट से, फिर सब्जेक्ट में किस टॉपिक से, इसका टॉपिक क्या है, समझ रहे हैं। सिलेबस पहला इसीलिए सिलेबस रिसर्च सिखाया आपको, ताकि सिलेबस रिसर्च के बिना पीवाईक्यू रिसर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया गांधी जी के आंदोलन और उनसे जुड़े हुए कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम, ये ठीक है, ये क्वेश्चन आपका उससे जुड़ा है। अब इसका सब टॉपिक पता करिए। सब टॉपिक है आपका एक तरीके से, असहयोग आंदोलन भी जोड़ सकते हैं, है ना, असहयोग आंदोलन भी जोड़ सकते हैं इसको, असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई हैं, है ना, बहुत सारे बहिष्कार किए गए हैं, सविनय अवज्ञा की गई है ना, बहुत सारे जो है यहाँ पे उपाधियों वगैरह का भी जो है उनको भी वापस लौटाया गया। तो एक्चुअल में ये असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए कार्यक्रम है, से जुड़े हुए कार्यक्रम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज क्रिस्टल क्लियर हुई आपकी कि एग्जैक्टली एक एरिया पता चला, आपके सिलेबस का एरिया पता चला। हर एक क्वेश्चन में यही काम करना है बहुत ज्यादा, और ये समानांतर चलते रहने चाहिए। एक तरफ अपनी स्टडी करिए, पढ़िए, क्लासेस करिए, दूसरी तरफ आप पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करिए, ठीक है। आपको एक एरिया पता चला। देखो एक क्वेश्चन से रफली आइडिया दे रहा हूं मैं, अभी प्रीलिम्स के बात कर रहा हूं इसमें। तो पहले चरण में पीवाईक्यू को प्रीलिम्स में सब्जेक्ट बता दिया, विषय क्या है, फिर टॉपिक बता दिया, फिर सब टॉपिक बता दिया।
इसके बाद जो है आपको जो है तीसरा चरण है कि आपको समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, तथ्यात्मक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखो अब देखो इसमें फैक्चुअल नहीं है, आप ये क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, है ना, वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, या फिर ये किस टाइप में क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल स्टेटमेंट है ना, या एनालिसिस बेस है, या इसमें मल्टीपल नॉलेज। आज के टाइम पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देखेंगे तो इसमें एक ही क्वेश्चन में आपकी बहुत नॉलेज चेक की जाती है ना, या समकालीन करंट के उसमें आधारित है। आप एक इसको ये भी टैग दीजिए, मैं अभी देखो टैग यहां पे लिखते जा रहा हूं, एक एक करके टैग आप लिखते जाइए। पहला टैग मैंने बोला, किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी क्वेश्चन आपने लिया, क्वेश्चन को पहले उसका विषय पता करिए, पहला काम करना है उसका विषय पता करना, ठीक है, सब्जेक्ट किस विषय से जुड़ा हुआ है, पहला काम ये। दूसरा काम उसका टॉपिक पता करना, टॉपिक के बाद सब टॉपिक पता करना, सब टॉपिक पता करना, ठीक है। फिर इसके बाद उसका स्तर पता करना, क्या स्तर है, लेवल पता करना, तथ्यात्मक क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब कुछ पता करना, टॉपिक सब टॉपिक इन सब से जोड़ना, ठीक है, तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक कैसे। और इसके बाद ये समझना है कि एक्चुअल में ये किस एरिया से पूछा गया है ना। तो ये जो है चार चीजें हर क्वेश्चन में आपको पहले निकालना है। जब ये चार चीजें निकाल लेंगे आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान, जब ये चार चीजें निकाल लेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है ना। इससे क्या होगा, एक तो विषय पता चलेगा आपको, विषयवार वेटेज आपको पता चलना चालू हो जाएगा, किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस विषय में भी। अब जैसे इतिहास है तो इतिहास में आधुनिक से कितना आता है, एंशिएंट से कितना आता है, मेडिवल से कितना आता है ना, समझिए बात को, क्लियर है, स्पष्ट है। अब जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी में पता भी चल जाएगा, फिर इसके बाद टॉपिक पता चल जाएगा कि अच्छा किस टॉपिक से ज्यादा पूछता है। धीरे धीरे आपकी समझ विकसित होनी चालू हो जाएगी, विषय किस विषय से पूछता है, किस टॉपिक। रटने नहीं है पीवाईक्यू, रट तो या तो ऐसे भी हो जाएंगे, बट आप ये फ्रीक्वेंसी समझेंगे, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस टॉपिक का वेटेज कितना है, किस सब टॉपिक का वेटेज कितना है, और किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम हॉल पे मुझे फेस करने पड़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, युग्म वाले जोड़े वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब चीजें लिखिए आप, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी पता चलेगी कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। और आप इसमें स्टार भी दे सकते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन की, डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन की। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं 2 नहीं आ रहे, है ना। डिफिकल्टी लेवल भी आप एक बार देख सकते हैं, मतलब इसमें ये स्तर, ये सब स्तर के अंतर्गत आता है, ये आपको ऐड करना है स्तर में। एक तो टाइप क्या है, उसका प्रकार क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, और दूसरा कितना डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये काम शुरू में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, फिर एक समय बाद आपकी स्पीड बन जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा पढ़ने का। आप ये समझिए, आपको मैं टेस्ट टू टेक्स्ट स्ट्रेटजी में ले जाऊंगा। अभी देखते आइए, एक नई स्ट्रेटजी है ये, टेस्ट टू टेक्स्ट स्ट्रेटजी। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपना समानांतर पढ़िए, मैं उसके लिए, इसके लिए पीवाईक्यू रिसर्च के लिए पर डे 1 से 2 घंटे चाहिए मुझे, ठीक है, 1 से 2 घंटे इसमें लेके चलिए, पर डे का एक टाइम टेबल अपना रखिए, मुझे पीवाईक्यू पढ़ने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो कोर एरिया हमें पता चलेगा, टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज गहराई से विश्लेषण कर पाओगे, है ना। इससे हाई यील्डिंग टॉपिक पता चल जाएगा कि ज्यादा उत्पादकता किसकी है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, है ना। अब मान लीजिए रिवर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादातर आ रहा है, पढ़ कुछ और रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन में लगे पड़े हो, है ना, तो आप, और उसमें भी सब टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मल्टी डायमेंशनल बन जाओगे, आपका एक इतनी बड़ी समझ आपकी डेवलप होगी कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू हमें यह बताते हैं कि विकल्प कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार के विकल्प आते हैं, किस तरीके से ट्रैप किया जाता है आप लोगों को कि आप एग्जामिनेशन में कैसे गलत कराओ। आपकी समझ विकसित होती है कि कथन आधारित प्रश्नों में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है, कौन से शब्दों से आपको क्वेश्चन को गेस करना है, कैसे आंसर निकालना है। तो पीवाईक्यू रिसर्च में एक तो एलिमिनेशन टेक्निक सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, स्मार्ट गेस सीखोगे आप सभी। तो ये प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से आपको सीखने को मिलेगा, आप एक कोर एरिया पढ़ पाओगे। और इसके बाद आप जब उस पूरे पीवाईक्यू का सब कुछ निकाल लीजिए, टॉपिक निकाल लीजिए, सब टॉपिक निकाल लीजिए, सब कुछ जब ये निकाल लीजिए, उसके बाद जाके उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हैं आप,
आप चाहो डिटेल में बुक से जाके पढ़ लीजिए, आप देखिए कि आपके क्लास नोट्स में कहाँ पे लिखा हुआ है ये। मान लीजिए हो सकता है अभी आपने शुरू ही किया हो, तो अभी आप केवल बुक वगैरह में बस यहाँ पे आप पेज नंबर भी डाल सकते हो कि जैसे आपके पास कोई बुक है पॉलिटी की, तो किस पेज नंबर में इसका आंसर मिल जाएगा आपको, या क्लास के नोट्स हैं तो उसमें किस पेज नंबर पे आपका इसका आंसर लिखा हुआ है, या मेरे वीडियो नोट्स हैं तो किस वीडियो नंबर पे इसका आंसर आपको मिल रहा है। ऐसा भी कर सकते हो साथ साथ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पेज नंबर लिख दोगे तो क्या होगा, आपको पता होगा, तुरंत डायरेक्ट आप जाके वहां से रिवाइज भी कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? एक इंटर कनेक्शन हो जाएगा बुक के साथ आपका। और पीवाईक्यू की आपको पीवाईक्यू की बुक लेनी है, प्रीलिम्स की अलग, मेंस की अलग। अभी एक क्वेश्चन में और करके दिखाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये हो गया आपका, एक क्वेश्चन ये है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें लिखा चीनी तीर्थयात्री फायान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। ठीक है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे विषय आप सबको पता है, प्राचीन भारत का इतिहास है ना। देखा जाए तो विषय तो भारत का इतिहास है, उसका उप विषय है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास उप विषय में आता है। ठीक है, फिर इसमें टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या है, विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन, ये भी डाल सकते हैं, या गुप्त काल भी डाल सकते हैं, गुप्त काल की घटना। ये फायान आया था गुप्त काल, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे, ठीक है ना। तो इसमें गुप्त काल भी डाला जा सकता है, या विदेशी यात्रियों का आगमन भी डाला जा सकता है। विदेशी यात्रियों का आगमन, दोनों ही सही है, दोनों ही समय काल। ये गुप्त काल समय काल डाल दिया। विदेशी यात्रियों में फिर ह्वेनसांग भी आया था, उससे पहले इसिंग भी आया था, कई सारे आए हैं ना। तो टॉपिक हो गया। अब सब टॉपिक क्या हो गया, सब टॉपिक आपका गुप्त काल में विदेशी यात्रियों का आगमन, सब टॉपिक कर दीजिए इसमें, है ना। तो आपका यहां पे क्या है, तीर्थ है। अब आपको क्लियर हो गया ये। इसके बाद इसका स्तर देख लीजिए, तथ्यात्मक है पूरा कंप्लीट, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। टाइप इसका देख लीजिए किस टाइप का है, और इसका डिफिकल्टी लेवल देख लीजिए। तो ओवरऑल ये फैक्चुअल है, आसान है ना, पढ़ा हुआ है, सामान्यतः सबको पता होगा इसके बारे में, है ना। तो ये आसान लेवल का क्वेश्चन है, यदि आप इतने सिंसियर स्टूडेंट थे तो आसानी से निकाल लेंगे। तो इसका इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अब आप देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और बढ़िया सा क्वेश्चन है। लिखा है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों का प्रयोग। तो आपको ये पता है राज्यपाल शब्द बार बार लिखा है, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, ये सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन किससे, जो इंडियन पॉलिटी से जुड़ता है, विषय है इसका, ठीक है। और उसका टॉपिक क्या है, राज्यपाल है, उससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप जो है इन स्टेटमेंट को देख करके बता सकते हैं, राज्य का राज्यपाल अपने पद और शक्तियों के लिए निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आर्टिकल 361 से क्वेश्चन है ये। राज्य के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी डांडिक कार्रवाई संशोधित नहीं की जाती है, जारी नहीं की जा सकती। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के अंदर कही गई किसी बात के लिए ये विधानसभा विधानमंडल के सदस्यों की जो उनकी विशेषाधिकार है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें क्या निकालेंगे, विषय कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, सब टॉपिक कौन सा है, और स्तर क्या है। ये सब काम आपको समानांतर करते जाना है। ये हो गया यदि हम प्री के क्वेश्चन देखते हैं। मेंस के क्वेश्चन में भी यही काम कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए मेंस का, ये आप देखिए ना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं पर चर्चा कीजिए। क्या निकालेंगे यहाँ पे, विषय क्या है। ये मेंस में भी यही काम करना है। विषय ठीक है, मेंस में, प्रीलिम्स में भी यही काम करेंगे। मेंस में विषय, टॉपिक, सब टॉपिक, ठीक है, विषय, उप विषय। जैसे विषय मतलब उप विषय में बांटा जा सकता हो, जैसे भूगोल ही है तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, है ना, भौतिक भूगोल, तो ये उप विषय है। इतिहास में क्या बांट सकते हैं, भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, स्वतंत्रता संघर्ष, ये उप विषय है। तो आप विषय और उप विषय अपना बांट लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक, सब टॉपिक, फिर स्तर। इसमें पहले ये कैटेगरी कर लीजिए। इसके बाद मेंस वाले क्वेश्चन में काम करिए। जैसा काम आप ये वाला देख रहे हैं, मेरा काम, इस काम में क्या है, अलग अलग व्हाइट पेज लीजिए, अलग अलग, एक में प्राचीन भारत लिख लीजिए, एक में मध्यकालीन भारत लिख लीजिए, एक में आधुनिक भारत लिख लीजिए, ऐसे करके अलग अलग बना लीजिए पेज, है ना। और उसको जब बना लीजिएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, मैं इसका बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इसमें थोड़ा पीवाईक्यू रिसर्च में काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट लेवल पे ले जाना है इसे। तो अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए हमने बना लिया प्राचीन भारत का इतिहास, अलग अलग बनाइएगा,
और व्हाइट पेज A4 साइज का पेपर लेंगे ज्यादा सही रहेगा, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या निकल के आया हमारा, हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास मैंने यहाँ पे पहला नंबर डाला हड़प्पा। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, तो मैंने यहाँ पे 2024 डाल दिया, ब्रैकेट में लिख लिया वास्तुकला, हड़प्पा की वास्तुकला से क्वेश्चन आया है। ठीक है, मान लीजिए इसी तरीके से 2023 के कोई क्वेश्चन में हड़प्पा से ही क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन पूछा गया है ना। मान लीजिए यही क्वेश्चन 2023 में भी आया हड़प्पा से, तो यहाँ पे नगर नियोजन पूछा गया है, नियोजन मैं यहीं पे लिख दूंगा इसे भी। अब एक पेज जो बनाइएगा ना, देखो एक पेज को बहुत डेंस मत करिएगा, एक पेज में मुश्किल से 2 या 3 खबरें रखिएगा, ज्यादा नहीं रखिएगा, बहुत सारे कंजूसी मत करना। एक पेज में 3 खबरें और दूर दूर लिखिएगा, जैसे अब देखो ये है ना, तो इसमें एक पेज में है और दूर दूर है, डिस्टेंस है आपका। ठीक है, डिस्टेंस है आपका, तो एक यहाँ लिख दिया, दूसरी यहाँ लिख दी, मान लीजिए दूसरा मान लो पूछा है वैदिक काल, है ना। तो अब ऐसे जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको एक फ्रीक्वेंसी पता चलेगी। आपने टॉपिक लिया ईयर, अब मान लो यही क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया हो सकता है यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया हो, और यहाँ ब्रैकेट में उसका सब टॉपिक लिख दीजिए। ब्रैकेट में ऊपर सब्जेक्ट लिख दिया, यहां पे उसका टॉपिक लिख दिया, यहां पे उसका ईयर लिख दिया, यहां पे उसका सब टॉपिक लिख दिया। अब जब भी हड़प्पा से कोई क्वेश्चन पूछे यहां पे डालिए उसको और इसका सब टॉपिक यहां लिख दीजिए, ईयर डाल दीजिए। इसीलिए थोड़ा डिस्टेंस रखना है, क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी पता चलेगी कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं, रिपीटिशन का उसका क्या है, या टॉपिक रिपीटिशन कितना। देखो हर लेयर का रिपीटिशन है ना, टॉपिक रिपीटिशन भी है, सब टॉपिक रिपीटिशन भी है ना। यहां से आप बहुत क्लियर कर लोगे, है ना। ऐसे जैसे मान लीजिए फिर से आपको उतारूं, जैसे यहाँ सब्जेक्ट डाल दिया भारतीय राज्य व्यवस्था, सबका अलग अलग बनाना, मर्ज मत करना, डेंस मत करना। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया मौलिक अधिकार से, कोई सीक्वेंस में नहीं बनाना, जो क्वेश्चन पहले पढ़े उसी का नंबरिंग डाल लो। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कब पूछा गया जी, 2025 में पूछा गया। क्या पूछा गया मौलिक अधिकार से, कि इसमें पूछा गया रिट निकालने की पावर, जो आर्टिकल 32 से क्वेश्चन पूछा गया। डाल दीजिए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 डाल दीजिए। क्लियर है। अब मान लीजिए इसी से क्वेश्चन कभी 2023 में मिला आपको, जब 23 का पेपर, ऐसे एक एक पेपर उठा लीजिए ना, लेटेस्ट वाला पेपर सबसे पहले उठाइएगा। जैसे अभी 2025 के पेपर हो गए तो 25 के पेपर ले लीजिए और उनको कैटेगरीफाइज कर लीजिए, अलग अलग पेपर कर लीजिए। एक एक पेपर में कई कई सब्जेक्ट होते हैं, तो अलग अलग पेजेस होने चाहिए उनके। ठीक है, और उनके पहले सब्जेक्ट लिख दिया, फिर टॉपिक लिख दिया, फिर ईयर लिख दिया, बगल में सब टॉपिक लिख दिया। इस तरीके से आप मेंस के क्वेश्चन का करिएगा, 1-2 बार करिएगा, बहुत कठिन नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, मैंने किया है, मैंने तो ये सारे किए ही हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं ना आपके, अलग अलग एग्जाम का है, अलग अलग है। अब देखिए मैं चूंकि इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो अलग अलग है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये उदाहरण है ना। तो इससे क्या एक फ्रीक्वेंसी पता चलती है। अब देखो नीति आयोग है, जैसे यहाँ पे देखिए नीति आयोग लिखा है ना, नीति आयोग से क्वेश्चन 2018 में पूछा, 20 में पूछा, 22 में पूछा, है ना। अभी 2024 में भी इससे क्वेश्चन आया था। यहाँ पे देखिए ऊपर ये मूल अधिकार से क्वेश्चन 2018, 2019, 2019, 2022। हमें एक फ्रीक्वेंसी पता चलती है, हमें पता चलता है कि मेंस में भी क्या कोर एरिया है। रटना नहीं है, कुछ नहीं करना, इसको देखिए, इसके बाद इनको सर्च करिए अपने नोट्स में, क्लास नोट्स में, वहां पढ़िए। तो ये रिसर्च पेपर चलता रहना चाहिए, ताकि आपको अपना सिलेबस का साइंटिफिक तरीका पता हो, याद हो। अब देखो आप लोग ये काम जब करिए तो करने के बाद 1-2 बार आप मतलब संपर्क भी कर सकते हैं, मुझे दिखाने आ सकते हैं। यदि समय मिलता है तो एक बार ऑफलाइन मीटिंग ले लीजिए, है ना, या फिर जो है गूगल मीट में लिख लीजिए, जैसा भी माध्यम है, एक बार संस्था से कंसल्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीलिम्स का कैसे करना है और मेंस का कैसे करना है। ये मैंने डेमो आपको दिखाया है, मैं आपको कुछ और भी दिखाया। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के धार्मिक समन्वयता के मुख्य प्रमुख, तो इसको कहाँ डालोगे, मेडिवल में डालोगे। मेडिवल वाली सीट आपने बना रखी होगी, ये अलग अलग बना लेनी है। जैसे मान लो ये मेडिवल की सीट है, इसमें जाओगे, लिखोगे अकबर, क्वेश्चन कब आया, 2025 में आया। क्या पूछा गया, धार्मिक समन्वय, उसका धार्मिक समानता के से जुड़े हुए जो उसके प्रमुख पहलू थे। तो क्या डाला, टॉपिक, सब टॉपिक, ईयर, ये चीज आपने ऐड कर दी। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकारों ने चंदेल कला के जीवन की व्यापकता। अब ये क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है, मूर्ति कला से। मूर्ति कला क्वेश्चन अब कब आया, 2025 में। ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या हुआ, चंदेल कला से। चंदेल कला से क्वेश्चन पूछा गया था मूर्ति कला में। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत कठिन है। सुनामी
टॉपिक हो गया आपका सुनामी। ज्योग्राफी में डालोगे, कहाँ डालोगे, फिजिकल ज्योग्राफी में भी डाल सकते हो, आपदा प्रबंधन में भी डाल सकते हो इसको। तो आपदा है ना ये सुनामी आपकी, फिजिकल ज्योग्राफी में डाल दो, तो वहां पे आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, सुनामी, फिर ईयर डाल दीजिए, फिर कैसे कहाँ बनती है, परिणाम क्या होते हैं, ये चीजें हैं आपकी। बहुत मतलब ऐसे क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी क्लियर हो जाएगी और अलग अलग आपका स्पष्ट हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, किसको कितना पढ़ना चाहिए, किसको कितना। आप ये समझ लीजिए यदि आप पीवाईक्यू रिसर्च कर पाए, प्री का और मेंस का दोनों का, तो आपका फिर कोई प्रीलिम्स मेंस रोक नहीं पाएगा। और इनफैक्ट आप पहले ही ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक निकाल चुके होंगे जिनको तैयार करेंगे तो एग्जाम हॉल पे हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं का आंसर फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। ये आपको पता चल जाएगा 10 से 15 साल के क्वेश्चन का प्री का मेंस का पीवाईक्यू करिए। तो जब जब हम मेंस का पीवाईक्यू रिसर्च करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है मेंस के पीवाईक्यू से कि केवल ज्ञान भर पर्याप्त नहीं, प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। कैसे आप उसको आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करेंगे, हर प्रश्न से यह समझ निकलती है कि भूमिका कैसे लिखी जाए, मुख्य भाग को कैसे लिखा जाए, निष्कर्ष को कैसे लिखा जाए, सब कुछ लिखना सीखे के अंतर्गत आप जानोगे। पीवाईक्यू ये हमें बताते हैं कि केस स्टडी और वर्तमान संदर्भ को कहां तक जोड़ना चाहिए। पीवाईक्यू के माध्यम से आप पूरी तरीके से डिकोड कर दोगे एग्जाम को, ठीक है। और साथ में पढ़ते रहो, जो क्लासेस आपकी चल रही है बैच के अंदर उनको सबको करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीवाईक्यू जो है आपके नीति निर्माण के लिए, मतलब नोट्स निर्माण, नीति निर्माण, आपकी स्ट्रेटजी निर्माण के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से नोट्स भी अपने बना सकते हो, जो भी पीवाईक्यू पढ़िए नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप देख लीजिए उसके बाद जाके पढ़ सकते हैं आप। इससे नोट्स अच्छे बन जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड बन जाएंगे, एग्जाम के लेवल के बन जाएंगे, टेस्ट टू टेक्स्ट हो जाएगा। पीवाईक्यू को आप टेस्ट के तौर पे देखिए, ये टेस्ट है आपका, फिर इससे टेक्स्ट जाके पढ़िए, फिर डिटेल बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, वीडियो सोर्स से पढ़िए, समझे, टेस्ट टू टेक्स्ट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नोट्स बन जाएंगे, रिवीजन फ्रेंडली नोट्स बन जाएंगे, बहुत शॉर्ट नोट्स, की नोट्स बन जाएंगे। इस पे वैसे मैं अलग से सेशन मास्टर नोट्स कैसे बनाए वो बनाऊंगा। हर टॉपिक के नीचे आपको ईयर तय हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी तय हो जाएगा, नोट्स बार बार रिवाइज होकर के फाइनल परीक्षा सामग्री भी आपकी बन जाएगी। तो पीवाईक्यू रिसर्च आपके करंट अफेयर्स के साथ भी जुड़ जाएगा, आपकी तैयारी को बेहतर कर देगा, आपके पूरे लेवल को बदल देगा, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो पीवाईक्यू रिसर्च से ही सिलेक्शन होगा आपका, सिलेबस रिसर्च और पीवाईक्यू रिसर्च। सिलेबस रिसर्च पहले इसलिए क्योंकि पूरे पीवाईक्यू में आपको पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट में डालना है, किस सिलेबस में डालना है। तो पीवाईक्यू रिसर्च अभ्यर्थी को यह सिखाता है कि परीक्षा में क्या अपेक्षित है, क्या नहीं अपेक्षित है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहां फोकस्ड होना है। यह आपको कॉन्फिडेंस लाएगा, आप में परीक्षा उपयोगी सामग्री बनाएगा। पीवाईक्यू के अंत में देखने वाली चीज, मतलब अंत में नहीं पढ़ना है, लोग लास्ट में पढ़ते हैं पीवाईक्यू, ये तैयारी के साथ साथ चलना चाहिए, तैयारी की शुरुआत से ही चालू हो जाना चाहिए, है ना। तो आईएएस और पीएससी जैसी बड़ी सफलताओं में यदि आप सफलता की तरफ जाना चाहते हैं तो पीवाईक्यू को प्रश्न के दृष्टिकोण से देखना बंद करिए, एक मार्गदर्शक के दृष्टिकोण से पीवाईक्यू रिसर्च कीजिए। इससे तैयारी स्पष्ट हो जाएगी, संसाधनों और समय की बचत होगी, उत्तर लेखन में परिपक्वता आएगी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। पीवाईक्यू रिसर्च का मतलब है सिलेबस की कंप्लीट समझ, परीक्षा की सोच और चयन की दिशा में किया गया सबसे निर्णायक प्रयास। तो ये मेरा आप सभी से एक विशेष आग्रह है, जितने बच्चे मेरे साथ बैच में जुड़े हुए हैं, पीवाईक्यू रिसर्च, पीवाईक्यू बुक लेकर के समानांतर चालू कर दीजिए, क्लास अपना करते जाइए। क्लास के भी आपको क्लासेस उपलब्ध हो गई हैं, आप क्लास भी बैच में करते जाइए और साथ में पीवाईक्यू कर लीजिए, ठीक है। जहां ना समझ में आए मैं हमेशा उपलब्ध हूं, हमेशा आपके जो प्रॉब्लम है सारे क्लियर कर दूंगा। और जब कभी गूगल मीट में हम मिलते हैं या फिर ऑफलाइन आप आकर के मिलोगे तो आप एक बार ये सारी चीज़ें चेक करा पाओगे मुझे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। बढ़िया से पढ़िए आप सभी, एक बार हमारे साथ डिटेल बैच में पढ़िए, फाउंडेशन बैच में पढ़िए, आराम से, आपको टेंशन नहीं लेनी। अब मैं हूं उंगली पकड़ के आपको ले जाऊंगा और सिलेक्शन तक आपको लाके खड़ा कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पीवाईक्यू रिसर्च करना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।